संयुक्त राष्ट्र में भारत ने अपने वोट से ऐसा कूटनीतिक खेल खेला कि पूरी दुनिया चौंक गई। आगे जानेंगे कि फ्रांस ने कौन सा डिक्लेरेशन लाया था जिसके समर्थन में 142 देश खड़े हो गए और भारत ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि भारत के इस वोट से इजराइल नाराज होने वाला है। अब यह समझना जरूरी है कि आखिर क्यों इजराइल को भारत का यह फैसला खटक जाएगा। आगे देखेंगे कि अमेरिका ने फ्रांस के इस प्रस्ताव का समर्थन क्यों नहीं किया, अमेरिका ने खुलकर इजराइल का पक्ष क्यों लिया। यही असली पेच है जिसमें अमेरिकी राजनीति और पश्चिम एशिया की पूरी गुत्थी छिपी हुई है। अब असली सवाल यह है कि आखिर इस डिक्लेरेशन में लिखा क्या गया था, उसका असर कितना गहरा था और कैसे उसने इजराइल पर दबाव बनाया। भारत के लिए यह फैसला लेना क्यों इतना कठिन हो गया था। यही वो बिंदु हैं जो इस पूरी कहानी को और दिलचस्प बना देते हैं। और फिर अंत में समझने की कोशिश करेंगे कि भारत ने जो वोटिंग करके संतुलित संदेश दिया है उसमें असल मायने क्या है, क्योंकि भारत ने मुस्लिम दुनिया और इजराइल के बीच अपने रिश्तों को बड़ी समझदारी से संतुलित करने का प्रयास किया है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र के अंदर इजराइल ने ऐसा बयान दागा कि सुरक्षा परिषद में बहस अचानक तेज हो गई। इजराइल ने पाकिस्तान की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि पूरा इस्लामाबाद बौखला गया। लादेन का नाम लेकर इजराइल ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई और माहौल इतना गर्मा गया कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि चीख पड़े। इसी के साथ इजराइल ने कतर और हमास पर भी जोरदार वार किया और साफ कह दिया कि चाहे ये किसी भी देश में, किसी भी जमीन पर, किसी भी घर में छिपे हों, चाहे वो पाकिस्तान हो, तुर्की हो या फिर दुनिया का कोई भी कोना, इजराइल हमास के आतंकियों को ढूंढ कर मारेगा और उन्हें संरक्षण देने वाले देशों को भी सबक सिखाएगा। इजराइल के इस ऐलान से पाकिस्तान समेत पूरे मुस्लिम जगत में खौफ का साया छा गया। लेकिन यह ड्रामाई मोड़ तब आया जब पाकिस्तान ने जवाब में परमाणु धमकी दे डाली। पर असली राज यह है कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार हैं, उनका असली नियंत्रण कहां रहता है। यह सच सामने आते ही पाकिस्तान की परमाणु धमकी खोखली साबित हो जाती है, इसलिए उसकी धमकियां हमेशा मजाक लगती हैं। और फिर सुरक्षा परिषद की चर्चा के दौरान मानवाधिकार वकील ने ऐसा तूफानी भाषण दिया कि पाकिस्तान, कतर और हमास जैसे आतंक समर्थक देशों की धज्जियां उड़ गईं। उन्होंने इजराइल के समर्थन में ऐसे बयान दिए कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में तहलका मच गया। अब सबसे मजेदार पल वो था जब पाकिस्तान ने इन सभी आरोपों का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसका जवाब इतना कमजोर, इतना खोखला था कि सुनकर किसी को भी हंसी आ जाए। तो चलिए सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले सुनिए कि भारत ने कैसे बदला खेल और कर दिया संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन राज्य का खुला समर्थन। तो भारत के इस फैसले को समझने के लिए हमें कूटनीतिक पृष्ठभूमि देखनी होगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ्रांस ने न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन नामक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें दो राष्ट्र समाधान को ही इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का स्थायी हल बताया गया। यह वही भारत है जिसने पिछले कुछ वर्षों में गाजा संघर्ष से जुड़े युद्ध विराम प्रस्तावों में वोटिंग से दूरी बनाई थी ताकि किसी पक्ष को नाराज न करे। लेकिन इस बार भारत ने फ्रांस के प्रस्ताव के पक्ष में वोट देकर पूरी दुनिया को संकेत दिया कि अब वो खुलकर शांति प्रक्रिया और न्याय की बात करने वाले खेमे में है। इस प्रस्ताव को 142 देशों का समर्थन मिला, जिसमें सभी खाड़ी अरब देश शामिल थे। वहीं इजराइल और अमेरिका ने इसका विरोध किया। भारत का यह कदम उसकी पारंपरिक सावधानी से हटकर एक निर्णायक कूटनीतिक शिफ्ट माना जा रहा है, क्योंकि इससे एक तरफ उसने फ्रांस जैसे पुराने सहयोगी का सम्मान किया, तो दूसरी तरफ मुस्लिम देशों के बीच न्यायप्रिय छवि भी मजबूत की। लेकिन भारत ने अपने वोट से इजराइल का विरोध नहीं किया, बल्कि एक संतुलित संदेश दिया। भारत ने साफ किया कि दो राष्ट्र समाधान का समर्थन करने का मतलब यह नहीं कि वो आतंकवाद को नजरअंदाज करेगा या उससे समझौता करेगा। यानी भारत अब भी इजराइल के सुरक्षा अधिकारों को मान्यता देता है और आतंक के खिलाफ उसके सख्त रुख को समर्थन करता है। असल में भारत ने यह दिखाया कि वो शांति और न्याय का पक्षधर है, पर आतंकवाद का सख्त विरोधी भी है। दूसरी ओर अमेरिका ने इजराइल का खुलेआम समर्थन किया और उसका वीटो पावर किसी भी प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद में रोकने के लिए पर्याप्त है। इसीलिए इजराइल को अन्य देशों के वोटों की उतनी परवाह नहीं। लेकिन भारत का यह कदम प्रतीकात्मक रूप से बड़ा मायने रखता है, क्योंकि इससे उसने न सिर्फ फ्रांस और अरब देशों का भरोसा जीता, बल्कि अपनी स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति का भी प्रदर्शन किया। अब जरा डिक्लेरेशन का असर समझिए। तो देखिए, 7 पन्नों का यह डिक्लेरेशन असल में दुनिया के सामने गाजा संकट की पूरी तस्वीर रखने की कोशिश है। इसमें साफ लिखा गया कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर जो हमला किया उसकी निंदा की जाती है। साथ ही हमास के द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को छोड़ने की मांग भी दोहराई गई। लेकिन दूसरी तरफ इसमें यह भी दर्ज किया गया कि इजराइल की जवाबी कार्रवाई ने गाजा में मानवीय संकट खड़ा कर दिया है। अस्पतालों, स्कूलों और घरों पर बमबारी, खाद्य और दवाइयों की कमी, नागरिक मौतें, इन सब का जिक्र करके डिक्लेरेशन ने कहा कि यह स्थिति पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। इसमें यह भी कहा गया कि गाजा भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य का हिस्सा है और उसे पश्चिम तट के साथ मिलाकर ही शांति का रास्ता निकलेगा।
दूसरे बड़े बिंदु में डिक्लेरेशन ने इजराइल की बस्तियों को बढ़ाने की नीति पर रोक लगाने की बात कही। यह कहा गया कि किसी भी भूमि पर कब्जा करना या विलय करने की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। यह डिक्लेरेशन जुलाई में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुई उस बड़ी कॉन्फ्रेंस का नतीजा था जिसे सऊदी अरब और फ्रांस ने मिलकर होस्ट किया था। इस बैठक का मकसद था कि वार्ता की गाड़ी जो लंबे समय से पटरी से उतर चुकी थी उसे फिर से सही दिशा में लाया जाए और इजराइल फिलिस्तीन शांति प्रक्रिया को नया मोड़ दिया जाए। लेकिन असली पेंच यही है कि इजराइल इस डिक्लेरेशन को कभी स्वीकार नहीं करेगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही कई बार कह चुके हैं कि वेस्ट बैंक इजराइल का हिस्सा है और इसे किसी भी कीमत पर खोने नहीं देंगे। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इस जमीन पर कभी भी कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं बनेगा और पूरी जमीन सिर्फ इजराइल की है। जब इजराइल ने इतना कठोर रुख अपना लिया है तो फिर अरब देशों की औकात भी सीमित हो जाती है। सऊदी अरब, कतर, यूएई जैसे देश भले ही फिलिस्तीन के पक्ष में वोट डालें या बयान दें, लेकिन असल में वे जानते हैं कि इजराइल को रोका नहीं जा सकता। यही वजह है कि मुस्लिम देशों का समर्थन प्रतीकात्मक भर रह जाता है, जबकि असली ताकत और फैसले का अधिकार इजराइल के हाथ में ही है। अब जरा भारत का संतुलित संदेश समझिए। तो इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस डिक्लेरेशन को सीधे सीधे राजनीतिक सर्कस कहकर खारिज कर दिया, क्योंकि इसमें हमास को आतंकी संगठन के रूप में स्पष्ट रूप से चिन्हित नहीं किया गया था। अमेरिका ने भी इसी तर्क के साथ विरोध किया और इसे राजनीतिक दिखावा करार दिया। यानी पश्चिमी खेमे का मानना है कि अगर हमास की आतंकी पहचान को खुले शब्दों में नहीं लिखा गया तो यह दस्तावेज अधूरा और पक्षपाती है। इसके विपरीत भारत का वोट बिल्कुल संतुलित रहा। भारत ने आतंकवाद की निंदा की, मानवीय कानूनों की रक्षा का समर्थन किया और दो राष्ट्र समाधान को भविष्य की दिशा बताया। ये वही संतुलित लाइन है जिससे संघर्ष के बीच उम्मीद की एक नई किरण निकल सकती है। भारत का यह रुख उसकी रणनीतिक स्वायत्तता को दर्शाता है, न किसी खेमे के दबाव में, न भावनाओं में बहकर, बल्कि धैर्य और दूरदर्शिता से लिया गया कदम। पश्चिम एशिया में भारत की कूटनीति हमेशा नपे-तुले अंदाज में रही है, क्योंकि यहां उसके सभी पक्षों से गहरे रिश्ते हैं। एक और यूएई भारत का बहुत करीबी मित्र है। सऊदी अरब और कतर के साथ बड़े पैमाने पर ऊर्जा और व्यापारिक संबंध है। दूसरी ओर इजराइल रक्षा और तकनीकी सहयोग के कारण भारत का बेहद घनिष्ठ साथी बन चुका है। ऐसे में भारत के लिए यह हमेशा चुनौती रही है कि अरब देशों और इजराइल दोनों को एक साथ संतुलित रखे। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के वोट भी संतुलन साधने की कड़ी का हिस्सा होते हैं। इस बार भी भारत ने ऐसा ही किया। न सिर्फ मानवीय संवेदना और शांति की दिशा दिखाई, बल्कि अपने सभी मित्र देशों को यह संकेत भी दिया कि भारत भावनाओं के बजाय स्थिरता और विवेक पर आधारित फैसले लेता है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय पर फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब जरा सुनिए कि कैसे संयुक्त राष्ट्र में इजराइल ने पाकिस्तान को भड़का दिया और इस्लामाबाद तिलमिला गया। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बहस में इजराइल ने दोहा कतर में अपनी सैन्य कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि आतंक के ठिकानों को कभी सुरक्षित नहीं छोड़ा जा सकता। अपनी दलील को मजबूत बनाने के लिए इजराइल ने अमेरिका का उदाहरण दिया कि कैसे अमेरिकी सेना ने पाकिस्तान की सरजमीन पर घुसकर अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। यानी इजराइल ने यह संदेश देने की कोशिश की कि जब अमेरिका अपने दुश्मन को उसकी सरजमीन पर खत्म कर सकता है तो आतंक को पनाह देने वाले किसी भी देश में जाकर कार्रवाई करना जायज है। लेकिन जैसे ही लादेन का नाम आया, पाकिस्तान भड़क उठा और उसके प्रतिनिधि ने इजराइल को कब्जेदार ताकत कहकर निशाना बनाया। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है और भ्रामक उदाहरण गढ़कर अपने हमलों को सही ठहराने की कोशिश करता है। पाकिस्तान का असली मकसद मुस्लिम देशों के सामने यह दिखाना था कि वह फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा है और इजराइल से टकराने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की असली ताकत उसके परमाणु हथियारों में है और यह भी किसी रहस्य से कम नहीं कि इन हथियारों के पीछे अमेरिका का बड़ा सहयोग रहा है। अगर कभी अमेरिका पाकिस्तान से दूरी बना ले या उसका समर्थन हटा ले तो पाकिस्तान की स्थिति बेहद कमजोर हो जाएगी और फिर इजराइल जैसे देश के लिए उसे परास्त करना मुश्किल नहीं होगा। इसी कारण से पाकिस्तान भले ही बयानबाजी में खुद को मजबूत और मुस्लिम दुनिया का नेता दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे खुद को भी पता है कि असली स्थिति क्या है। इजराइल ने कतर पर हमला करके यह संकेत दिया है कि वो हमास के समर्थकों को कहीं भी निशाना बना सकता है। यही रणनीति भविष्य में पाकिस्तान या तुर्की के लिए भी अपनाई जा सकती है, क्योंकि दोनों पर हमास को समर्थन देने के आरोप लगते रहे हैं। इस वजह से सुरक्षा परिषद की बहस केवल शब्दों की जंग नहीं रही, बल्कि इसमें भविष्य के संभावित टकराव और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सच्चाई भी साफ दिखाई दी, जहां दिखावे से ज्यादा ताकत और गठबंधन मायने रखते हैं। अब जरा सुनिए कि इजराइल ने कैसे कतर और हमास पर कड़ा वार किया। तो इजरायली राजदूत डैनी डैनन का बयान असल में एक साफ चेतावनी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि आतंकियों के लिए अब कहीं भी पनाहगाह नहीं होगी, चाहे वो गाजा हो, तेहरान हो या फिर कतर की राजधानी दोहा। उन्होंने कतर से खुले शब्दों में मांग की कि वो हमास को आतंकी घोषित करे, उसे अपने देश से निकाले और अंतर्राष्ट्रीय न्याय के सामने पेश करे, वरना इजराइल खुद कार्रवाई करेगा। यह बयान बहस का टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि इससे संदेश सिर्फ कतर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन सभी मुस्लिम देशों तक गया जो किसी न किसी रूप में हमास या अन्य आतंकी संगठनों को समर्थन देते रहे हैं। इस चेतावनी का खास निशाना तुर्की और पाकिस्तान बताए जाते हैं, क्योंकि एक समय पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन छिपा था।
और आज भी इन देशों पर हमास को आश्रय देने या ट्रेनिंग की अनुमति देने के आरोप लगते हैं। यानी इजरायल ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब उसकी नजर उन सभी पर है जो आतंक के साथ खड़े हैं, और चाहे कूटनीति की बिसात हो या सैन्य मोर्चा, हर चाल अब उसी दिशा में तोली जाएगी। अब जरा इस्लामाबाद का परमाणु जवाब सुनिए। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर यह दिखाने की कोशिश की कि वो किसी भी बाहरी खतरे से निपटने में सक्षम है और उसके पास परमाणु शक्ति होने के कारण कोई भी दुस्साहस करने से पहले 100 बार सोचेगा। उन्होंने खुद को जिम्मेदार परमाणु शक्ति संपन्न देश बताकर यह संदेश दिया कि अगर इजरायल या कोई और देश उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देगा तो उसका जवाब सख्ती से दिया जाएगा। विश्लेषकों ने इसे इस्लामाबाद की घबराहट के रूप में पढ़ा, क्योंकि इजरायल के हालिया ऑपरेशनों ने उसे डराया है कि अगला निशाना कहीं पाकिस्तान न बन जाए। इसीलिए पहले आत्मविश्वास की भाषा बोली गई और तुरंत बाद परमाणु संकेत दिया गया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह जताया जा सके कि पाकिस्तान भी कमजोर नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की यह परमाणु धमकी उतनी स्वतंत्र नहीं है जितनी वो दिखाता है। इतिहास गवाह है कि जब भारत ने पाकिस्तान के ठिकाने तबाह किए थे तो इस्लामाबाद कुछ खास कर नहीं पाया था। वहीं परमाणु हथियारों की असली पूंजी भी पूरी तरह पाकिस्तान के नियंत्रण में नहीं, बल्कि अमेरिका की अप्रत्यक्ष निगरानी और समर्थन पर टिकी है। यानी पाकिस्तान जब भी परमाणु का नाम लेकर धमकी देता है, असल में वो अमेरिका की मर्जी पर आधारित होता है। यही वजह है कि इजरायल जैसी सैन्य ताकत के सामने पाकिस्तान की चेतावनी खोखली मानी जाती है और सबको पता है कि असली शक्ति संतुलन अमेरिका और इजरायल के हाथों में है। अब जरा सुनिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की चर्चा में कैसे मानवाधिकार वकील ने तहलका मचा दिया। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस बहस में इजरायल के कतर पर हमले का मुद्दा गर्म था। तभी मानवाधिकार वकील हिलेल नॉयर ने पाकिस्तान और कतर दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि कतर लंबे समय से हमास नेताओं को आश्रय देता आया है और वहीं उसका राजनीतिक कार्यालय भी चल रहा है। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की पुरानी कमजोरी को भी उजागर किया। याद दिलाया कि 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान की जमीन पर घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था और संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने उसी समय कहा था कि न्याय हो गया है। नॉयर का यह बयान बिजली की तरह सभागार में गूंजा। पाकिस्तानी प्रतिनिधि तुरंत भड़क उठे, बीच में रोकने की कोशिश की, लेकिन नॉयर ने अपने आखिरी कुछ सेकंड में ही पूरा तर्क समेटते हुए पाकिस्तान को आतंक का पनाहगार घोषित कर दिया। इस बयान के बाद माहौल बदल गया। कैमरों की फ्लैश में पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई, सभागार में सन्नाटा पसर गया और सभी का ध्यान नॉयर के एक वाक्य पर टिक गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कतर पिछले 13 वर्षों से हमास के राजनीतिक दफ्तर की मेजबानी कर रहा है और यही वो बिंदु है जहां पश्चिम एशिया की राजनीति, फंडिंग और प्रॉक्सी नेटवर्क एक दूसरे से जुड़ते हैं। पाकिस्तान ने तुरंत आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि यह आरोप उसकी संप्रभुता पर हमला है, लेकिन तथ्य इतने मजबूत थे कि असर समुद्र जैसा गहरा पड़ा। यह टकराव बहस का निर्णायक मोड़ साबित हुआ, जहां शब्द कम थे मगर उनके प्रभाव ने पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हिला दिया। अब जरा पाकिस्तान की लाइन सुन लीजिए। तो पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिकार अहमद ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2.4 का हवाला देकर इजरायल की कतर पर कार्रवाई को संप्रभुता का उल्लंघन बताया और कानूनी तर्कों से अपनी बात साबित करने की कोशिश की। लेकिन इतिहास की कड़वी यादें, ओसामा बिन लादेन को दी गई पनाह और आतंक नेटवर्कों की परवरिश उनकी दलीलों के नीचे से जमीन खिसका देती रही। इसी बीच हिलेल नॉयर का 4 सेकंड का बयान निर्णायक साबित हुआ, जिसने पूरे नैरेटिव को पलट दिया और पाकिस्तान की कूटनीतिक चाल उल्टी पड़ गई। कागज पर तर्क मौजूद थे, लेकिन नैतिक आधार कमजोर हो गया और दुनिया ने साफ देख लिया कि महज टोका-टाकी करके सच को दबाया नहीं जा सकता। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।